स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वराज क्लासेस पे। हम लोग क्लास 8 के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को कुछ चीज़ों को देखे थे। हम लोग आज क्लास 8 के इतिहास के नील की खेती को देखेंगे। नील की खेती में किस प्रकार से नील की खेती हुई, कौन से प्रकार की परेशानियाँ आई, किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुआ, नील विद्रोह, जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार के इतिहास में भी लिया जाए तो नील का विद्रोह, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी के का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। और इसमें हम जब बताएंगे तो बताएंगे गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था, सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। तो उसके पहले हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, नील की खेती। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दो भागों में बांटा गया, निज खेती और रैयत खेती। उससे पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं, कई बार हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। कमेंट में आपका रिव्यू ही आप सही दिशा में चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। तो आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, और आप जो भी कमेंट में लिखेंगे उसको समझा जाएगा, उसके लिए कार्य किया जाएगा। आपको आवाज़ सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है टॉपिक, इस चीज़ों को ज़रूर बताया कीजिए, जिससे चीज़ों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा आसान होती है। उसके बाद आप जो भी हैं अपना नाम लेके कमेंट में ज़रूर डालिए, जिससे मालूम चलेगा कि आप कौन हैं और कहाँ से क्लास को देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, नहीं इच्छा है तो आपकी बात पे है, लेकिन लाइक कीजिए ज़रूर। और कमेंट में ज़रूर अपना नाम और रोल नंबर, क्लास लिख दीजिए, जिससे हमको मालूम चल जाए कि इस क्लास के बच्चे देख रहे हैं और कहाँ तक चीज़ें पहुँच पा रही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग निज खेती और रैयत खेती में दो चीज़ों को आप देख रहे होंगे। हम लोग आगे देखिए, नील विद्रोह 1859 से 60 की पृष्ठभूमि को आप दिखा रहे हैं हम आपको। निज खेती आप समझ रहे हैं, निज मतलब क्या होता है, और रैयत मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था हम आपको पढ़ाए थे। तो निज खेती बागान मालिकों का सीधा नियंत्रण था। क्या होता था, उस टाइम पे बागान मालिक अपना एक खेत ले लेते थे, या तो खुद का खेत होता या किसी ज़मींदार से उधार पे ले लेते थे और उस पे अपना खेती करते थे। तो मालिक अपनी या किराए की ज़मीन लेते थे, मजदूर को किराया पे रखते थे। उसके बाद देखिए, हल बैल की समस्या की कमी हुई, उपजाऊ ज़मीन के बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता है, चावल की खेती के समय का टकराव। हम चीज़ों को डिटेल में बताएंगे, अभी बस हम आपको इस इंटरफेस को समझा रहे हैं कि क्या है। फिर रैयत खेती, बागान मालिक द्वारा अग्रिम कर्ज, सट्टा अनुबंध हस्ताक्षर, कम से कम 25% खेत पे नील की खेती, कम कीमत पे नील बेचने को मजबूर, कर्जा का जाल, और चावल उगाने के समय के लिए ज़मीन और समय की कमी। इसको कुल मिला के शोषणकारी प्रणाली कहते हैं, और इसको सीमित विस्तार प्रणाली कहते हैं। चीज़ों को अगर हम इतिहास और वर्तमान को दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ऐसे हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये मेरा खेत है, इस खेत पे हम तो खेती करने रहे, हम किसी और को इस खेत पे बोले कि भैया आप खेती कीजिए और साल में हमको अन्न दे दीजिएगा। वो बोला ठीक है, हम साल में आपको अन्न दे देंगे, और उसके बाद साल में एक फसल देंगे आपको, बाकी क्या फसल लगाएंगे उस पर आपका कोई वो होना नहीं चाहिए, आपको कोई भागीदारी, मतलब आपको कोई ये नहीं कीजिए कि हमको दूसरा फसल दीजिए। हमें चलो ठीक है, हमको एक टाइम का एक अनाज मिल रहा है, जैसे गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आता है कि मान लीजिए कि अभी के समय में आप लोग भी जिस खेती परिवेश से आ रहे होंगे, जिस परिवेश से आ रहे हैं, वहाँ पे देखते होंगे कि खेती के समय में मजदूर सब लोग, बल्कि हम वर्तमान समय से जोड़ रहे हैं, मजदूर लोग बाहर चले गए कमाने के लिए। तो क्या हुआ, गांव में मजदूर की कमी हो गई, और जब खेत को बुआई का समय आएगा तो खेत बुआई करने के लिए आदमी नहीं मिलेंगे, आप ढूंढते फिरेंगे।
तो समय पे मजदूर नहीं मिलना, कटाई के समय सही मजदूर नहीं मिलना और कटाई के बाद जो लागत होता है वो ज़्यादा लग जाना, तो क्या होगा, इससे खेती प्रभावित हो रहा है। जब खेती प्रभावित होगा, उस खेती से हमको आमदनी नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि लोगों का गुस्सा भी बढ़ेगा और लोग खेती से विमुख होना शुरू कर देंगे, खेती से दूर जाना शुरू करेंगे। लगभग लगभग चीज़ें उस टाइम भी ऐसी ही थी कि लोग खेती तो कर रहे थे, लेकिन कुछ जगह पे ज़बरदस्ती खेती कराया जा रहा था, कुछ जगह पे कर्ज दे के खेती कराया जाता, जिससे संभवतः लोगों में परेशानियां बढ़ी, लोगों को उस प्रकार से आमदनी नहीं हुआ, लोग कर्ज के जाल में डूबते चले गए और आखिरकार उनको आंदोलन में उतरना पड़ा। तो हम चीज़ों को समझते हैं, बीच बीच में वर्तमान चीज़ों को भी हम जोड़ेंगे और आपको समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नील की खेती कैसे होती थी। तो हमारा टॉपिक हो गया नील की खेती कैसे होती थी। देखिए, नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, निज खेत और रैयत। निज का मतलब था निजी, जिसको स्वयं हम खेती करेंगे, स्वयं हम खुद इसमें अपना खेती करेंगे, स्वयं करेंगे। हम स्वयं अपने ज़मीन पे नील का बुआई करेंगे। तो हम तो ज़मीन मेरा है, सब कुछ मेरा है, लेकिन मजदूरी तो चाहिए, खेती करने वाले लोग तो चाहिए, बुआई के लिए लोग तो चाहिए, जुताई के लिए चाहिए। तो ये तो कोई भी इंसान के पास सारा सुविधा एक टाइम पे नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि 50 लोग घर में रह रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मेरा मान लीजिए मेरा अपना खेत है, हम और भी काम करते हैं, तो हम खेती करने तो नहीं चले जाएंगे, हाँ देख रेख में जाएंगे। तो ये समस्या भी निज खेती में आया कि मजदूर मिलने का अभाव, सामान मिलने का अभाव, जिससे क्या हुआ कि जो हम हैं, हमको दिक्कत होने लगा कि हम कैसे इस चीज़ को पूर्ति करेंगे। तो अब इसके लिए नया उपाय ढूंढेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा था रैयत। रैयत मतलब था कि हम किसान को ही बोल दिए कि भैया आप ही खेती कीजिए, हम आपको रुपया देते हैं, इतना रुपया आप लगाइए, हम देते लगाइए, और जो साल में जितना परसेंट हमको 25% हमको दे दीजिएगा इसका। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, रुपया भी मिल रहा है खेती करने के लिए और हमको फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन आगे चल के इसमें ही परेशानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग निज खेती को देखेंगे, चीज़ों को आराम से समझना है और इसको नोट डाउन करना है, एकदम ईजिली करते हैं, समझते हैं। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे, खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन कर रहे हैं, या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़ा पर लेते थे और मज़दूरों से को काम पर लगाकर नील की खेती कराते थे। या तो हम स्वयं कर रहे हैं, ये मेरा ज़मीन है, हम खुद करेंगे, या मेरे कोई ज़मींदार के पास ज़्यादा ज़मीन है, हम उसे लीज पे ज़मीन ले, भैया इतना ज़मीन हमको दे दीजिए, हम इस पे खेती करेंगे। तो ज़मीन लीज पे मिल गया, और फिर काम कौन करेगा, तो मज़दूर को अपने खेत पे लगाएगा। अभी भी लगाते हैं हम लोग, अपने मज़दूर को अपने खेत पे लगाए। अब समस्या क्या आती है, नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पे होती थी, सीधी सी बात है, खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन चाहिए, लेकिन नील की खेती के लिए ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन चाहिए था। और तो और नील का खेती जो धरती का उर्वरकता है उसको ज़्यादा अच्छी नहीं था। मतलब मान लीजिए यहाँ पे नील का खेती किए, तो नील का खेती क्या करता था, जिसकी जड़ अंदर तक जाती थी, बहुत अंदर तक, तो अंदर तक उर्वरक चीज़ों को, पृथ्वी का जो, धरती का जो उर्वरकता क्षमता है उसको सोख लेता था, जिससे उस पर कोई दूसरा पैदावार नहीं होता था। इसको हम लोग आगे देखते हैं। नील की खेती करने में बड़े बड़े भूखंड की क्या ज़रूरत थी। अब छोटे भूखंड पे तो फ़ायदा नहीं होगा, सीधी सी बात है कि बड़े बड़े बीघा का बीघा खेत चाहिए होगा, इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। ज़्यादा ज़मीन पे कोई चीज़ लगाएंगे तो उसका लागत लगता है, लेकिन उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो क्या पहला था, उपजाऊ ज़मीन चाहिए था, दूसरा क्या था, बड़े बड़े भूखंड चाहिए थे। अब देखिए, अगर हम कोई भी खेती कर रहे हैं और कोई व्यापारिक खेती है जिसको रुपया बेचे और तुरंत रुपया मिल रहा है, तो क्या होता था कि हम सोचता है कि हम ऐसा जगह अपना काम करें जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन बच जाए। ये समझते हैं कि मान लीजिए कि हम बेगूसराय में कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ उगाए या कुछ बनाए, और उसका मार्केट पटना है, ठीक,
उसका मार्केट पटना है। तो क्या हुआ, इसको हम यहाँ पे डेवलप कर लिए, लेकिन इसको बेचने जाने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, ये भी इसमें ऐड होगा। उस समय ट्रांसपोर्टेशन का उस तरीके से व्यवस्था नहीं थी जिस तरीके से अभी हम लोग फटाक से भी गाड़ी में बैठते हैं पटना चले जाएंगे, फटाक से गाड़ी बैठेंगे ट्रेन बैठे दिल्ली चले जाएंगे। अभी बुक करेंगे ट्रेन में उसको गाड़ी, और आप इंडिया किसी भी कोने में चला जाएगा। इवन हम दूसरे कंट्री भी आसानी से चीज़ों को भेज पा रहे हैं अब वर्तमान समय में। लेकिन उस समय में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं था, जिस कारण से परेशानियां बढ़ रही थी। ठीक है, तो उन्हें नील की फैक्ट्री के आसपास पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ किसानों को अपने क्षेत्र से हटा दिए, जिस कारण टकराव शुरू हुआ। अब देखिए, ज़मींदार से हम यहाँ पे जब कोई किसान खेती कर रहा है, अब बड़े बड़े मालिक आए, जब क्या कहते हैं, नील की खेती करने वाले लोग थे, उनके पास रुपया ज़्यादा था, वो ज़मीन को पट्टे पे लेना शुरू किए, पट्टे मतलब अनुबंध पे लेना शुरू किए, और यहाँ पर से जो किसान, छोटे छोटे किसान जो काम कर, उनको वहाँ से हटाना शुरू किए। तो किसान अपने ज़िंदगी का जीवन यापन करने के लिए खेती पर ही निर्भर है। अगर उसको खेती से हटाएंगे तो स्वाभाविक है कि विद्रोह होगा, झगड़ा भी होगा। तो अगर मेरे मूलभूत चीज़ों से ही हमको हटा दिया जाए तो स्वाभाविक है कि विद्रोह की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ। तो क्या हुआ, अपने क्षेत्रों से हटा दिए गए, जिस कारण टकराव और तनाव पैदा हो गए। किसको हटा दिए गए, किसान को हटा दिए गए। मजदूरों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान को खेती में व्यस्त थे, किसान धान की खेती में व्यस्त थे। आप देखिए, हम लोग एक बार फिर से समस्या को समझते हैं। क्या क्या समस्या थी। सबसे पहले था, एक नंबर में, बड़े भूखंड। दूसरा था उपजाऊ जमीन। एकदम ऐसे नोट डाउन करेंगे, और इस छोटे छोटे बुलेट पॉइंट को अगर नोट डाउन कर लेंगे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो लिखने में आसानी होगा। उपजाऊ ज़मीन, क्या क्या समस्या आती थी। उपजाऊ ज़मीन चाहिए था। कि फिर क्या था कि फैक्ट्री के पास ही हमको चाहिए, फैक्ट्री के पास ज़मीन। फिर क्या चाहिए था, और क्या था, समय। समय का मतलब दोनों का खेती सेम समय पर रहा है, धान का खेती भी और नील का खेती भी। अब देखिए, धान कैसा फसल है, जिसको हम लोग खाते हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अगर किसान धान उगाएगा नहीं तो खाएगा क्या, खाएगा नहीं तो भुखमरी होगा। हम बंगाल के भुखमरी को देखे हैं, अकाल परास को देखें। और नील कैसा फसल था, ये व्यापारिक फसल है, जिसको हम बेच के रुपया कमाएंगे। पेट में अगर खाना ही नहीं रहेगा तो हम रुपया कमा के क्या करेंगे, ये समस्या भी थी। तो क्या, मजदूर की जरूरत उसी समय होती थी जब किसान को धान की खेती में व्यस्त है। तो कोई किसान, कोई भी मजदूर अगर धान की खेती में व्यस्त है तो कभी जाएगा अपना खेती को छोड़ के, नहीं। ये बड़ी संकट थी, मजदूर का संकट। पांचवा, मजदूर संकट। ठीक, आप देखिए, 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए, 2 हल। और 1 हल में 2 बैल। आप सोचिए, तो 4 बैल 1 बीघा जमीन के लिए चाहिए, हजार हजार बीघा जमीन है। तो कितना बड़ा संसाधन की आवश्यकताएं वहां पे हो रही थी। और इतनी बड़ी संसाधन आवश्यकता होने पर संसाधन की उपलब्धता नहीं होगी तो क्या ये चीज़ सक्सेस करेगा, नहीं करेगा। चलिए मान लीजिए कि हम हल खरीद भी लिए, बैल खरीद भी लिए, चलो ठीक है, ये भी मानते हैं। इसका रख रखाव, बैल तो भूखे तो रहेगा ना, बैल तो ऐसा नहीं कि चाबी दिए और चालू हो गया बैल। उसके लिए खाना का व्यवस्था होना चाहिए, चारा की व्यवस्था होना चाहिए। और इतना ज़्यादा हल रखेंगे कहाँ पे, बैल को रखेंगे कहाँ पे, ये सब समस्याएं भी वहाँ पे आने लगी। तो क्या था, हल को खरीदना और उसके रख रखाव की बड़ी समस्या। जिस समय नील के उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसान के हल भी चावल खेतों में व्यस्त थे। हम बताएं, समय का भी फैक्टर था। जब उसी समय दोनों खेती सेम टाइम पे हो रहा है,
और दोनों को हल और बैल चाहिए। दोनों को हल और बैल चाहिए तो दोनों हल बैल कहाँ से देंगे? तो कहाँ किसको प्रेफरेंस देंगे? धान की खेती को प्रेफरेंस देंगे। इसकी भी दिक्कत उनको हो रही थी। समस्या पे समस्या बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बात को समझ पा रहे होंगे? समझ रहे होंगे तो एक थम्स अप करके कमेंट में ज़रूर लिखिए या स्माइली भेजिए। 19वीं सदी के आखिरी तक इस व्यवस्था में नील का पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक इस व्यवस्था में, जो आप नीज व्यवस्था देख रहे हैं, उसमें 25% से भी कम ज़मीन आती थी और बाकी ज़मीन रैयत व्यवस्था में चली गई। बाकी ज़मीन कहाँ चला गया? दो व्यवस्थाओं में अभी वहाँ देखे थे, निज और रैयत। निज ज़मीन पे इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ तो लोग रैयत पे चले गए। उम्मीद है कि आपको अभी निज समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक स्माइली भेजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग निज को समझे, अब हम लोग समझते हैं रैयत। रैयत के ज़मीन पर नील की खेती। इसको की कर देंगे, नील की खेती। टाइपिंग मिस्टेक है। बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि भैया इतना बड़ा ज़मीन हम दे रहे हैं आपको, हम आपको कर्ज दे रहे हैं, इतना रुपया दे रहे हैं, आप खेती कीजिए। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बात किया था। अब बड़े बड़े बगान मालिक हैं, गांव के मुखिया को पकड़ लिए। गांव के मुखिया को ज़बरदस्ती पकड़े कि आपको साइन करना पड़ेगा। जब गांव का मुखिया ही साइन कर दिया तो बाकी रैयत क्या करेंगे? उनको भी साइन करना पड़ता था। तो कई बार गांव के मुखिया को ही फंसा लिया जाता था। रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बात कर देते थे। नींद उगाने के लिए कम ब्याज। अब देखिए, लालच भी शुरू हुआ। कम ब्याज की दर पे बगान मालिकों से तो नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों को नगद कर्ज मिल जाता था। अब समझिए कि एक समझौता हुआ कि आप अपने ज़मीन पे खेती कीजिए, नील उगाइए और हम आपको कर्ज भी देंगे। चलिए ठीक है, कर्ज मिल रहा है तो अपना लागत नहीं लग रहा है, तो यह ठीक बात यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आगे चल के यही गलत होगा। रैयत अपने कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब आपको अपने 25% ज़मीन पे नील की खेती करनी ही होगी। ये अनुबंध था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी, अब कटाई हुआ, फसल जो हुआ बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी, रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। आप सब कुछ दे दिए, जो फसल होगा दिए, अब आपको नया कर्ज मिलेगा, फिर ये चक्र चालू रहेगा, फिर खेती कीजिए, फिर कर्ज लीजिए, फिर चुकाइए, ये चीज़ चल। लेकिन बाद में अब इसमें भी समस्या आना शुरू हो गई। जैसे ऊपर समस्या आई थी निज खेती में, वैसे इसमें भी समस्या आना शुरू हो गया। देखते हैं समस्या क्या क्या थी। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि उन्हें नील की जो कीमतें मिलती थी वह बहुत कम थी। अब शुरू में लगा बहुत अच्छा है, लेकिन अब मार्केट जब का रेट जब मालूम चला, क्यों कि भारतीय नील का जो बाज़ार में मांग था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भारतीय नील बहुत उन्नत किस्म की थी और किसान को तो रुपया कम मिल रहा है, लेकिन मार्केट में इसी रुपया का ज़्यादा कीमत मिल रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि अब नील की कीमतें बहुत ज़्यादा है और हम लोग को उसके बनस्पत बहुत कम रुपया मिल रहा है। समस्या नंबर 1। बगान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों पर नील की खेती करे। बगान मालिक का इच्छा था कि जैसे अब बढ़िया से बढ़िया ज़मीन पे अपना नील की खेती हो, जिससे पैदावार बढ़िया हो। दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, लेकिन नील के साथ परेशानी थी कि मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। क्यों खींच लेती थी? इसका जड़ जो था बहुत अंदर तक जाता था और अंदर तक इसकी उर्वरकता को खींच लेता था। तो नील के साथ ये समस्या थी। अगर इस पे नील की खेती हो रही है, इसके बाद इस पे कोई और खेती नहीं होती थी, तो क्या होता था, किसान क्षणिक फायदा के लिए अपनी उपजाऊ ज़मीन को बंजर कर दे रहा था। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो सही बात है, किसान को ज़मीन और ज़मीन को किसान एक दूसरे के पूरक हैं। और किसान के पास ज़मीन तो है, उपजाऊ नहीं है, तो क्या
क्या फ़ायदा उसको होगा? तो नुकसान होगा। जैसे इतना बड़ा नुकसान उसको सामने नज़र आया, वो ऐसे करने से पीछे हटने लगे। दूसरी बात है कि रुपया उनको पहला क्या नहीं मिला, कर्ज समझ में आया तो रुपया कम था उनको, बढ़िया ज़मीन पे खेती कर रहे हैं और उर्वरकता ख़त्म हो रहा है। तो ओवरऑल किसान को अब समझ में आने लगा कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है, गेम हो रहा है जिससे हम लोग फंसते जा रहे हैं। अब नील विद्रोह, इसी सब कारणों से नील विद्रोह शुरू होता है। नील विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। नील विद्रोह उसके बाद तो नील विद्रोह, निज तो पहले ही खत्म हो गया है। निज अपनी समझ, निज में विद्रोह नहीं होने का कि निज जो खेती था वो खेती कौन कर रहे हैं, बगान मालिक खुद करवा रहे हैं। तो वहाँ पे विद्रोह तो खुद करेंगे नहीं, विद्रोह होगा रैयतों के साथ। रैयत कौन थे? किसान थे। मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयत ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। आप समझ रहे हैं क्यों इनकार कर दिया? ज़मीन की उर्वरकता का ह्रास, रुपया कम मिलना, इन सब चीज़ों से वो इनकार कर दिए। रैयत बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से मना कर दिया। जब खेती अच्छा नहीं होगा, पैदावार अच्छा होगा, लगान हम नहीं देंगे। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिए। बगान मालिकों के लिए देखिए, काम करने वाले को सामाजिक बहिष्कार होने लगा, समाज से भी आपका बहिष्कार होने लगा। और बगान मालिक तरफ से जो लगान वसूली करने के लिए एजेंट आते थे, गुमस्ता एजेंट, उनकी पिटाई चालू हो गई। अब आप इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, हमारे गांव में लोन दिया जाता है, छोटे छोटे लोगों को लोन दिया जा रहा है। किस्ती वाला हर महीना वो किस्ती लेने के लिए आता है, अभी भी आता है। और जो आदमी किस्ती नहीं चुका पा रहा है, और ऐसे ऐसे बहुत आदमी हो गए, तो क्या करेंगे? अंत हार के उसको मारेंगे जो लेने वाला है। तो यहाँ भी यही हो गया, हमें पास उतना पैदावार होने रहा है, खेती होने रहा, रुपया है ना, अब बार बार लगान वसूली आ रहा है, तो दे देना दन, तो मार मार के भगाते थे। ये विद्रोह का शुरुआती दौर था, विद्रोह होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जमींदारों जो थे, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन था, वो रैयतों का समर्थन कर दिए कि भैया हम आपका समर्थन करते हैं, आपको चिंता कोई बात नहीं। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखिया का भी समर्थन मिल सकता है। अब उनको लग गया कि हमको भी समर्थन मिल सकता है। जब समर्थन छोटे स्केल से बड़े स्केल तक पहुंचेगा, बड़े लोग जब इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ना शुरू हो गया। जिन मुखियाओं से, अब इनमें भी क्या था, इनमें भी क्यों परेशानी था? इनमें भी ऐसा परेशानी था कि पहले बगान मालिक ज़बरदस्ती मुखिया को गन पॉइंट पे रख के कि जब आपको अनुबंध पे साइन करना ही पड़ेगा, जब मुखिया करता था तो बाकी लोग करता था। तो यहाँ पे अब मुखिया जी को लगा कि अभी मौका है इस विद्रोह में साथ दे के अपनी लाभ को आगे बढ़ाने का। तो जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें ही नील किसानों ने इकट्ठा कर लिया। रैयत को बगावत के लिए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। रैयतों को बगावत के लिए गांव गांव घूम के जमींदार घूम घूम के बताने लगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए चिंगारी बढ़ना शुरू हो गया। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिक जबरन लंबे समय तक उनकी ज़मीन ले लेते थे। सब अपना स्वार्थ हो गया। मुखिया का क्या स्वार्थ था? उनको ज़बरदस्ती अनुबंध पर साइन कराया गया, और जमींदार को क्या था? उनका ज़मीन जबरन कब्जा कर लिया गया बगान मालिक के द्वारा। सबका निजी स्वार्थ एक साथ जुड़ गया, और क्या हुआ? विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह, कहीं भी कोई भी विद्रोह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है जो कभी ना कभी सामने देख, आज तक इतिहास में या वर्तमान में कभी भी कोई भी बड़ा विद्रोह, कोई बड़ा आंदोलन किसी एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। अगर एक दिन में कोई विद्रोह चालू हुआ है जिसके पीछे कुछ नहीं है, तो विद्रोह लंबा चलेगा नहीं। इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबे बहुत सारे लोग होते हैं जो शोषित होते हैं, वो विद्रोह करने, जब उनको हारने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी कर गुजरेंगे। तो ये विद्रोह तीनों तरफ से लंबे विद्रोह चली, लंबे लोग ज़्यादा परेशान थे, तो विद्रोह के लिए सामने आया। अब अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया आती है, क्या आती है? नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों के समय में इस इलाका का दौरा किया।
अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि आगे कौन सी परेशानी होगी। मजिस्ट्रेट एलन ईडन को नोटिस जारी किया गया। कहा गया कि रैयतों को नील की अनुबंध मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट जो वहाँ पे थे वो बोल दिए कि रैयतों को नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती बोला नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि 1757 के युद्ध के बाद, ये आपको चैप्टर 5 में पढ़ना है, 1757 युद्ध के बाद अब जो भारत का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन के महारानी के पास चला जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, यहाँ पे एक सरकार है, एक सत्ता है, इनके पास जब जाता है तो इस शोषण को देखते हुए इसको रिवोक करते हैं और ज़बरदस्ती करने के लिए मना करते हैं। इस नोटिस के आधार पर यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया। जब मालूम चला कि मजबूर नहीं किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग समझेगा कि मजबूर आपने किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई कारण है। तो लोगों में अफवाह फैल गया कि रानी विक्टोरिया जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, वो नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी को नील व्यवस्था के बारे में लिखना चालू कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता है लोग इसके बारे में लिखना चालू करते हैं। जब आप पढ़े लिखे लोग जब इसमें आएंगे, इस चीज़ों की परेशानियों को जब बताएंगे तो लोग एकजुट होना शुरू होंगे। इसी समय में दीनबंधु मित्र द्वारा, ये लिख लीजिएगा स्टार मार करके, दीनबंधु मित्र द्वारा, दीनबंधु मित्र द्वारा, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर लिखिएगा, एक नाटक लिखा गया था नील दर्पण। नील दर्पण कब लिखा? 1860 में लिखा गया था। जिसमें आपसे पूछेगा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा। इसमें क्या था? इसमें जो था किसानों की, नील किसानों की जो दयनीय स्थिति थी जिसको समाज के सामने उजागर किया गया था। इस बात को समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है, नोट्स में लिख लीजिएगा। दीनबंधु नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये चीज़ें आपको आगे भी काम देगी। अब क्या हुआ? नील जांच आयोग बना। इतनी चीज़ों के बाद अब आयोग बनता है। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती करने के लिए उनकी आलोचना की। ठीक है, ये बात सही हो गया। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों को कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा कर लें, लेकिन आगे से चाहे तो नील की खेती बंद कर दें। जो अनुबंध किए थे उसको पूरा कर लीजिए, आगे का जो खेती है वो आपके पर निर्भर करता है। चलिए, आयोग का बात सही साबित हुआ, आयोग ने इसको सही ठहराया और चीज़ों को रैयत के फेवर में किया। चलिए, यहाँ पे थे। लेकिन आगे चल के ये बंगाल से नील की खेती बिहार की तरफ आगे बढ़ती है। अब बंगाल के बाद बिहार। इस बगावत के बाद नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। बिहार में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी। उसके बाद तो बिहार में जब ये फैलने लगा तो यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हुए। तो इसी में एक वहाँ के थे राजकुमार शुक्ल साहब। राजकुमार शुक्ल जो थे, ये गांधी जी से मुलाकात की और बिहार के चंपारण के लोगों को की दशा को गांधी जी के बारे को बताए कि चंपारण में किस प्रकार से नील के किसानों की दुर्दशा है, वहाँ के लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। और नील की खेती के साथ 3 कठिया प्रणाली भी वहाँ पे चालू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली, ये आपको पढ़ना है आगे चल के, अगर आपकी किताब में होगा तो बताया जाएगा। 3 कठिया प्रणाली हम आपको समझा देते हैं। 3 कठिया प्रणाली, प्रथा या प्रणाली। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि थोड़ा समझाना आप लोग को
पड़ता है। 3 कठिया प्रणाली मतलब 3/20 हिस्सा ज़मीन का। पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें, यही किसान थे राजकुमार सिंह, आकर नील के किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी यह दौरान नील के बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। यही होता है चंपारण सत्याग्रह। तो हम इस चीज़ को 3 कठिया प्रणाली को समझ। 3 कठिया प्रणाली का मतलब था कि 1 कट्ठा ज़मीन पे, मतलब 3 भाग पे आपको नील की खेती करने की ज़बरदस्ती थी, करना ही पड़ेगा। इसी को हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था जरूर लिख लीजिएगा। 1917। किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के द्वारा हुआ था। गांधी जी के द्वारा। और ये भी लिखा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, भारत में प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम आंदोलन सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा ही उनकी आलोचना की और आंदोलन में बैठ गए। उसके बाद आखिरी में उनको बात मानना पड़ा और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। इसको भी लिखिएगा, महात्मा की उपाधि। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चीज़ों को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो महात्मा को उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी को। किसको दिया था? गांधी जी को। कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और गांधी जी से चंपारण सत्याग्रह से बहुत लोग प्रभावित हुए, जिससे गांधी जी ने अपने आंदोलन को, सत्याग्रह को आगे बढ़ाया, जो भारतीय इतिहास में गांधी जी की अमर कथाओं में से एक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप जो जो चीज़ लिखाए हैं, जो जो चीज़ स्टार मार्क किया, उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। इस चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। आपको क्लास 8 के साथ साथ आगे के समय के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप जब 9-10 में जाएंगे तो चंपारण सत्याग्रह आपको पढ़ना है, लेकिन नील की खेती के बारे में आपको एक छोटा एक रोड मैप तैयार हो जाना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कोई आंदोलन क्यों होता है, उसका क्या प्रक्रिया है। इस चीज़ों को हम देखेंगे। आप देख लीजिए, नील की खेती इसी प्रकार से होती थी, नील की खेती। और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा डायल बना हुआ है जिसमें नील की खेती को देखिए, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से नील की खेती हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को अच्छे समझ में आया होगा। और हम लोग एक बार पीछे के चीज़ों को एक बार रिवीजन फटाक से कर लेते हैं। रैयत और नीज के बारे में आपको बता ही दिए थे, बस हम एक बार इस चीज़ों को सब बस कर लेते हैं। हम लोग व्यवस्था पढ़े, 3 तरह की व्यवस्था पढ़े: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। अस्थाई को कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी को टॉमस मुनरो, हॉल मैकेजी महालवाड़ी को लाया था। रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ शुरू हुआ था, इसको आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप चीज़ों को समझ पाइएगा, चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह पाएगी। हम और लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा यानी ईजी फील हो। अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा कि चीज़ें समझ में आने लगेगी। और फिर हम लोग आगे का क्लास को करेंगे। हम लोग का तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर को बना लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को जरूर बना लीजिएगा। बुक के पीछे में क्वेश्चन आंसर बच्चा लिखा हुआ है, बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर। जैसे कौन एक का अगर 5 समझ में नहीं आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी है आप लिख दीजिए। अगर मिला मौका तो उसके लिए हमें क्वेश्चन आंसर का अलग वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर बना अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर लिखने के साथ साथ सब चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा। सही तरीके से लिखिए, जो आगे के एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए आसान होगा। प्रॉपर वे से सब काम कीजिए और पढ़ाई को जारी रखिए।
उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।